हेलो स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लिया, फिर वेक्टर एडिशन, पॉलीगन्स लॉ भी पढ़ लिया। अब वेक्टर एडिशन में बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में आया करते हैं उनमें से हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहला या क्वेश्चंस मान लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, सपोज टू फोर्सेज act on a particle. Two forces act on a particle having magnitude two forces act on a particle having magnitude 5 Newton and 3 Newton, and angle between, शॉर्टकट लिखा है आप लोग, between them is 60 degree. Find their resultant. Find their resultant vector. ठीक है, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, एक फोर्स कितना है 5 न्यूटन, दूसरा कितना है 3 न्यूटन, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक फोर्स, ये सपोज 3 न्यूटन, ये सपोज 5 न्यूटन, ये फोर्स है, इनके बिटवीन कितना है 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इनके बिटवीन 60 डिग्री का एंगल है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड देयर रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट आर बताओ, आर। तो इसमें पी कितना हो गया 3 न्यूटन ले लेता हूं, 3 न्यूटन, क्यू ये गिवन इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं 5 न्यूटन, और थीटा 60 डिग्री। तो पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बताओ। तो हमारा फॉर्मूला याद है आपको, आर स्क्वायर, इधर से लिखता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। पी कितना है 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं 9, प्लस क्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2, पी कितना है 3, क्यू कितना है 5, कॉस थीटा कितना है 60। अब ये हो गया 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, प्लस 5 3 15 2 30, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से कट गया 15 जा, ये आ गया 34 प्लस 15। तो ये कितना आ गया 34 प्लस 15 49। तो R कितना आ जाएगा √49, दैट इज 7। तो 7 न्यूटन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका डायरेक्शन निकाल दो, वेक्टर का रिजल्टेंट भी तो वेक्टर होगा, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, डायरेक्शन भी निकालो। डायरेक्शन का आपका वो थीटा निकालने वाला फॉर्मूला, यस, tan बीटा इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था, याद कर लेना इसको। ये आपका फॉर्मूला, बीटा फाइंड करना है। Q आपने क्या ले रखा है 5, आप Q 3 को भी ले सकते थे, आपकी चॉइस है। तो इसमें जो इसका आंसर आएगा ना, जैसे आप अलग कहीं एग्जाम्पल्स करोगे बुक में, उसने 5 से निकाल दिया तो उसका 5 के से आंसर आएगा। आप P को 5 ले लिया, आपने P को 3 ले लिया, तो 3 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं इसमें कि एंगल आप किसके साथ निकाल रहे हो। जैसे रिजल्टेंट, अब ये दो वेक्टर्स हैं, अब इसका रिजल्टेंट जरा इसके साथ एंगल अलग होगा, इसके साथ अलग होगा, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी। Q साइन थीटा, Q कितना है, अब इसमें जो ये फॉर्मूले भी याद रखना है, बीटा एंगल निकल रहा है रिजल्टेंट का, P के साथ है, और P हमने ले रखा है 3,
क्यू आपने रखा है 5, 5 साइन थीटा कितना है 60 अपॉन पी 3 प्लस क्यू कितना है 5 कॉस 60। सोल्व करो इसको। 5 साइन 60 कितना होता है √3/2 अपॉन 3 प्लस 5 कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब देखो √2 इधर एलसीएम लो, 2 एलसीएम लो, तो ऊपर तो रहेगा 5√3, यही रह जाएगा सिर्फ। ये 2 √2 कटेगा, 2 नीचे से, 2 एलसीएम लोगे 2 3 6 प्लस 5, 5 × 1 5, तो ये 11 हो जाएगा, और 2 एलसीएम नीचे से लिया इससे कट जाएगा, 2 3 6 प्लस 5, तो ये tan बीटा आ गया। तो बीटा कितना आ जाएगा tan बीटा, ये तो होगा 5√3/11, तो बीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5√3/11। किसके साथ एंगल आया विद पी, आपने क्या लिया 3 न्यूटन, विद 3 न्यूटन, 3 न्यूटन के साथ ये 3 न्यूटन लिखा है, ये 3 न्यूटन के साथ एंगल आ गया। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन थी आपके इस फॉर्मूले पे, जो 2 फोर्स थे। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन थी। अब हम आगे दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लो, 2 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, 2 equal forces acting on an object such that their resultant equal to either 2 equal forces acting on an object, 2 equal forces acting on an object such that their resultant equal to either, their resultant equal to either। अब क्वेश्चन ये देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, उनके बिटवीन कितना एंगल, 2 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, 2 इक्वल फोर्सेज, 2 फोर्स हैं। देखो इसमें गिवन क्या हो गया, गिवन इंफॉर्मेशन ये है, पी और क्यू हम फोर्स ले रहे हैं, पी एंड क्यू आर इक्वल एंड देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, उनका रिजल्टेंट भी इसी के इक्वल है। तो पी और क्यू के बिटवीन एंगल बताओ, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो आपको फाइंड क्या करना है, थीटा। अब आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो r² = p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, एक वो बीटा वाला, तो इसमें r² वाला यूज कर लो। देखो r² = p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। इसमें p q r सभी इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो p की जगह तो p लिखूंगा, q r की जगह p लिख दूंगा और q की जगह भी p लिख दूंगा, सभी p में हो जाएंगे। तो देखिए ये p², ये p² एज इट इज, q की जगह भी p लिख दिया, सारे इक्वल है, इस q की जगह p लिख दोगे 2p² और ये cos थीटा। अब देखो 2p², ये p², इधर p², इधर p² प्लस p², 2p² इधर लेके आ रहा हूं, माइनस 2p² इक्वल्स टू, इधर कितना बचाओ 2p² cos थीटा। अब इधर कितना बच गया है, माइनस p² इक्वल्स टू 2p² cos थीटा। अब cos थीटा कितना हो जाएगा, ये 2p² इसके नीचे आ जाएगा, माइनस p² अपॉन 2p², p² से p² कट गया, तो यहां पर लिख रहा हूं cos थीटा इक्वल्स टू -½ अब -½ वैसे जो cos में वैल्यू होती है 120 डिग्री की होती है, या आपको नहीं है, याद नहीं है सपोज -½ की, तो आपको हाफ का तो याद होगा cos का, cos 60
ये cos 60 हाफ होता है, माइनस साइन यहाँ है। अब माइनस को हटाएंगे लिए हम cos को क्या ले सकते हैं, cos 180 माइनस 60। ये फॉर्मूला है, 9 10 में पढ़ा होगा, 11 टेक्नोमेट्री में भी आ जाएगा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा, या नीचे लिख देता हूं, दिख रहा है उधर, नहीं यहाँ लिख देता हूं, माइनस cos थीटा। इधर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला यूज किया, ये इक्वल्स टू माइनस cos 60। अभी कितना बच गया, 180 माइनस 60 cos 120 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 120 डिग्री। आपको याद है माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है cos में, 120 डिग्री। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा था इसमें। टू इक्वल फोर्सेज, और वो भी किसके इक्वल, रिजल्टेंट भी इक्वल है, दोनों फोर्स रिजल्टेंट तीनों इक्वल हैं, तब उनके बिटवीन एंगल बताओ। ठीक है, तो उनके बिटवीन एंगल कितना आ गया, थीटा। ये वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो जनरली 11th क्लास में एग्जाम में दे दिए जाते हैं, मोस्टली एग्जाम में टीचर्स इनको दे देता है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका थर्ड एग्जाम्पल। टू, कौन सा नंबर था, थर्ड एग्जाम्पल। अब देखो ऐसे बोलेगा, दो फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, टू फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट such that their resultant are equals to अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब टू फोर्सेज यहां लिख लेना पी एंड क्यू, ये लैंग्वेज छोटी हो जाएगी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। टू फोर्सेज पी एंड क्यू एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट देयर रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब दो फोर्स हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट ये है। फाइंड, अब मैं शॉर्ट का लिख रहा हूं, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। आप लिख लेना फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, फाइंड थीटा। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये भी इजी है आपका क्वेश्चन, वही फॉर्मूला आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो डायरेक्ट है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, यहां से आर की वैल्यू है तो आर स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये रूट है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब देखो पी स्क्वायर इधर आके क्यू स्क्वायर इधर कैंसिल कर लेंगे, इधर रह जाएगा 0, उधर क्या बचेंगे सर, क्या रहेगा 2pq cos थीटा। अब 2p और q ये 0 की तरफ आके 0 हो जाएंगे, 0 पॉइंट समथिंग 0, नॉन जीरो टर्म है, इधर आ जाएगी। तो आपका क्या रहेगा फाइनली, cos थीटा इक्वल्स टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, cos 90 पर, cos 90 पे होता है, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पी एंड क्यू क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं ये। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम ऑफ, कौन सा, फोर्थ, सम ऑफ मैग्नीट्यूड
of two forces, sum of magnitude of two forces is 18 Newton, which act on an object. ठीक है, which act on an object, किसी ऑब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, वो मैं नहीं लिख रहा. सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 18 न्यूटन, विच लिख देता हूं. चलो, एक्टिंग एट ए पॉइंट. ठीक है, टू फोर्सेज, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, ऐसे लिख दो, इज 80 न्यूटन. अब लैंग्वेज ऐसे कर दो, फिर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज 18 न्यूटन. मैग्नीट्यूड of their resultant is 12 Newton. Magnitude of their resultant is 12 Newton. Resultant makes angle 90 degree with the smaller force. Resultant 90 डिग्री बनाता है स्मॉलर फोर्स से. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, दीज टू फोर्सेज. तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेज. इसमें ये बोला है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज इज 18 न्यूटन. मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 18 न्यूटन. सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 18 न्यूटन. तो हम लेट कर लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ से गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, लेट कर लेते हैं. टू फोर्सेज P एंड Q. तो P का मैग्नीट्यूड P, Q का मैग्नीट्यूड Q इक्वल्स टू कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड? 18 न्यूटन. तो ये 18 लिख दिया. ये पहली इक्वेशन हो गई. दूसरा बोला रिजल्टेंट 12 न्यूटन. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को मैं ले लिया R, ये 12. ये दूसरी इक्वेशन हो गई, जरूरत पड़ेगी अभी. ठीक है, अब बोल रहे हैं स्मॉलर के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, यानी थीटा, बीटा 90, जिसमें हम फॉर्मूले में बीटा लेते थे. तो बीटा के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, tan बीटा इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस, इसको याद कर लेना फॉर्मूला, Q cos थीटा. अब यहाँ जो गिवन इंफॉर्मेशन है बीटा, वो कितना है? 90 है. तो यहाँ लिख रहा हूं tan 90 इक्वल्स टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. अब देखो tan 90 की वैल्यू जो आपने 10th में पढ़ी होगी वो नॉट डिफाइन है. नॉट डिफाइन यहाँ इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब समथिंग अपॉन जीरो. किसी के भी जब 5 अपॉन जीरो इन्फिनिटी, 10 अपॉन जीरो, किसी के अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है. तो tan 90 को आप लिखोगे 1 अपॉन जीरो इक्वल्स टू ये tan 90 1 अपॉन जीरो. अब दोबारा लिखना पड़ेगा, यहीं लिख दो tan 90 1 अपॉन जीरो. चलो लिख देता हूँ, 1 अपॉन जीरो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये ऐसे आएगा P प्लस Q cos थीटा इक्वल्स टू जीरो. दिस इंटू दिस. तो देखो ये तीसरी इक्वेशन हो गई आपकी. P प्लस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद cos थीटा इक्वल्स टू जीरो. ये इक्वेशन हो गई थर्ड. अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन आ चुकी है आपकी. ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया. अब आपके पास एक और बचता है, आपको फाइंड करना है P एंड Q. अब एक ही और बचता है, वो क्या है? R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. R आपका देखो 12 है, तो लिख दिया 12 स्क्वायर. P को आपने P लिख दिया, पता ही नहीं है आपको.
क्यू की वैल्यू यहां से निकाल दो फ्रॉम फर्स्ट। क्यू क्या आएगा 18 माइनस पी, सबको पी की टर्म में लिख दूंगा। तो क्यू को क्या लिख सकते हो आप यहां से फ्रॉम फर्स्ट, देखो 18 क्यू लिखोगे पी इधर आके 18 माइनस पी, 18 माइनस पी का स्क्वायर प्लस ये 2p, क्यू को लिखोगे 18 माइनस पी और नहीं इसको ऐसे मत यूज करो, 2p cos थीटा नहीं हटेगा, फिर cos थीटा भी तो नहीं मालूम आपको, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू देखो यहां से निकाल लो, q cos थीटा, q cos थीटा, q cos थीटा की वैल्यू p को इधर ले आओ माइनस p, तो q cos थीटा की वैल्यू क्या है माइनस p। ठीक है, अब फर्दर सोल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर एज इट इज, आइडेंटिटी को एक्सपेंड करो 18 स्क्वायर 324, फिर प्लस पी स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab ए रहा बी रहा, तो माइनस 2 18 जा 36p माइनस ये कितना हो गया 2p स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर 2p स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट, इधर माइनस 36p है, इसको इधर ले आओ 36p, देखो ये जो अंडरलाइन कर दिए तो कैंसिल आउट हो गया, 36p इधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, इधर आपका क्या रहा 324 और 144 इधर जाके 144 इधर जाके माइनस हो गया। अब 36p इक्वल्स टू कितना बचा, माइनस करो 4 में 4 गए 0, 12 में 4 गए 8, फिर 2 रह गया 180, तो p कितना आ गया p 180 डिवाइडेड बाई 36, तो यहां से लिख रहा हूं फिर दोबारा p कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 36, और 36 5 जा क्या आता है 180 होता है, 5 से 30, 5 से 15 प्लस 3 180, तो p आ गया कितना 5 न्यूटन। एक आंसर आपको क्यू और चाहिए फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 18, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको ज्यादा लगा होगा, थोड़ा यूज ज्यादा हो गया इसमें, एक तो क्यू cos थीटा है ना इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल्स इसमें 3 हो गए, एक इससे हटते हैं 2 एक साथ, p आप p प्लस क्यू इसमें रख रहा हूं, p की वैल्यू कितनी है 5 प्लस क्यू इक्वल्स टू 18, क्यू निकाल लो इससे 18 माइनस 5, तो क्यू कितना आ गया 13 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, ये फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज, तो मैग्नीट्यूड कितने उनके, एक तो 5 और एक 13। अब जो बोला ना स्मॉलर के साथ 90 डिग्री है, तो पी अपने आप स्मॉलर आ जाएगा, देखो 5 न्यूटन, पी छोटा आ गया और क्यू बड़ा 13 आ गया, टोटल सम उनके मैग्नीट्यूड का कितना है 13 है, इनका रिजल्टेंट कितना है 12 है, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया 13 एंड 5। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव को मैं मैथमेटिकल लिख रहा हूं, आप वैसे लिखना प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो ये पहला वेक्टर a प्लस वी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यही तो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो आपको प्रूव करना है प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, दिस इज द कम्यूटेटिव। आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये आपको प्रूव करना, आप लैंग्वेज में लिखना प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, इट मीन्स प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब देखिए प्रूव करते हैं, ये पैरेललोग्राम ले लिया, ये a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, a b वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नाम और देता हूं o p q s, r नहीं दिया, r हम रिजल्टेंट को लिखते हैं इसलिए, o p q s इज ए पैरेललोग्राम, o p साइड o p रिप्रेजेंट वेक्टर a, साइड o s रिप्रेजेंट वेक्टर b, और o q डायगोनल हो गया है, ठीक है, o q इज द
डायगोनल। वी नो दैट, ये लैंग्वेज में लिखना, मैं ओरल बता रहा हूं। वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा? एस क्यू के। तो ये ए वेक्टर ये होगा, एस क्यू ए वेक्टर इक्वल, ये इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो ये बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब इसको ये प्रूव करना है आपको। तो इसमें इन ट्राइंगल ओ पी क्यू वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए ट्राइंगल लॉ क्या है? ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा? ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, यही तो ट्राइंगल लॉ बनेगा, ओ पी प्लस पी क्यू। और ओ पी कितना है? ए वेक्टर, और पी क्यू कितना है? बी वेक्टर। इसके इक्वल होगा ये, प्लस बी, ये आ गया आपका ओ क्यू। अब ये इक्वेशन दे दो फर्स्ट। अब ले लो ऊपर वाला ट्राइंगल, ये इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, अब वाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख देना आप। ठीक है, लिख ही देता हूं पूरा, वाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इन ट्राइंगल ओ क्यू एस, तो देखिए इसमें ओ क्यू इक्वस टू ओ एस प्लस एस क्यू, यही तो बनेगा, ओ एस प्लस एस क्यू, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। और ओ एस कितना है? देखो वहां से बी, प्लस एस क्यू कितना है? ए, और ये ओ क्यू, ये ओ क्यू इक्वस टू आ गया। थोड़ा एक बार नीचे ले देता हूं, थोड़ा मिक्स हो रहा है इसमें। तो ओ क्यू इक्वस टू ओ एस कितना है? वहां से देखो ओ एस, ये बी वेक्टर, प्लस एस क्यू, ये रहा एस क्यू, ए वेक्टर, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट ये रहा ओ क्यू इक्वस टू दिस, और ये भी ओ क्यू इक्वस टू दिस। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एल एच एस सेम है, तो आर एच एस भी सेम होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए प्लस वी, ये आर एच एस, इसका आर एच एस इक्वस टू वी प्लस ए, ये प्रूव हो गया आपका। हैंस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, हैंस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब एक क्वेश्चन और कर देता हूं, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो एडिशन की, वो वेक्टर एडिशन की, और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है, तीन वेक्टर ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू ए, अब बाहर कर दो, वी प्लस सी। ठीक है, अब इसको प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व लिख देता हूं, इसे आप प्रूव कर रहे हो। इसमें ए और बी को आपको ऐड करना है, तो नेचुरली आपको ए वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा। ए वेक्टर ले लिया है, ये ए वेक्टर ले लिया, इसकी बी को ऐड करना है, तो बी की टेल यहां से इसके हेड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐड तभी होगा। ये आपका बी वेक्टर हो गया। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब इसके रिजल्टेंट में जो ए प्लस बी तो ये आ जाएगा ट्रायंगलों से, इसके रिजल्टेंट में सी ऐड करना पड़ेगा। तो सी वेक्टर, ये इसका हेड ये रहा, उसका भी हेड यही आएगा, तो ये सी वेक्टर ले लेता हूं। ये तीन वेक्टर ले लिए, तीन वेक्टर तो आपको पता लेने होंगे, लेकिन आपके कैसे लेने हैं, ए और बी ऐड करना है, दिख रहा है यहां से देख लो आप तो, और फिर ए और बी का रिजल्टेंट ये बनेगा ट्रायंगलों से। इसके हेड पे सी खड़ा, सी को लेके जाना है आपको, तभी तो सी ऐड होगा। अब पहले मैं ए प्लस बी ऐड कर रहा हूं, तो नेचुरली ए प्लस बी ऐड करोगे,
देखो इसमें डायग्राम में एक साथ नहीं बनाया है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग बनाता जाऊंगा। और ये आपको जैसे आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो, जैसे बच्चों को आता है तो डायग्राम रट लेते हैं, फिर वो उल्टा सुल्टा हो जाता है उनसे। हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप तो डायग्राम आगे बढ़ाते जाओ, जैसी जरूरत पड़ती जाएगी वैसा हम करते जाएंगे। हमें पता है हमें ए प्लस बी ऐड करना है, इसको प्रूव करना है, तो ए और बी ए रहा, तो ए प्लस बी ट्राइंगल लॉ से करेंगे तो ए प्लस बी का ट्राइंगल बनना चाहिए, ये बन गया। इसका नाम भी देता हूं ओ पी क्यू ये एस, ठीक है। अब लिखोगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, लिख देना बाई ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, लिख दूं डायरेक्टली, वाई लिख देता हूं वाई ट्राइंगल लॉ, आप पूरा लिखना और वेक्टर एडिशन। तो ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू। अब इसमें ये भी शुरुआत में आपको लिख देना हियर ओ पी रिप्रेजेंट वेक्टर ए, पी क्यू रिप्रेजेंट वेक्टर बी एंड क्यू एस रिप्रेजेंट वेक्टर सी। तो ओ पी कितना है आपका ए, पी क्यू कितना है आपका बी, और ओ क्यू क्या निकल के आ गया ए प्लस बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ओ क्यू मीन्स ये लाइन, और ये डायरेक्शन ऐसे हो गया ओ क्यू का। अब ओ क्यू में आपको किसको ऐड करना है, ओ क्यू बन गया सी, सी ए रहा, तो ये ट्रायंगल फिर चाहिए आपको, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एस में ओ क्यू में ऐड करना, ओ क्यू क्या हो गया आपका ए प्लस बी में किसको ऐड करना सी को, तो पहले ये लेना पड़ेगा ओ क्यू प्लस ये, तो ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा ओ एस, ले देना बाई ट्रायंगल लो, ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू प्लस क्यू एस। अब देखो ओ क्यू कितना है आपका ए प्लस बी, एक ही वेक्टर है, ये ब्रैकेट में लिख दिया ओ क्यू की वैल्यू ए प्लस बी प्लस क्यू एस आपका क्या है सी है, ये सी लिख दिया। ये ओ एस इक्वल्स टू आ गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट वो दे दिया, तो सेकंड यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट से वैल्यू लिख दी, फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। अब दूसरा ये करना है आपको, ये तो एलएचएस आ चुका है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, आपको इसके इक्वली लाना है। तो अब इसमें देखो क्या करना है, बी और सी ऐड करना है, तो बी वेक्टर ए रहा और सी वेक्टर ए रहा, तो इसको ऐड करने के लिए ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी ना, ये ज्वाइन कर दिया ये वाला। अब लोगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल में पी क्यू एस में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बताओ पी एस इक्वल्स टू क्या होगा, पी एस इक्वल्स टू बोलिए, यस पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू बी, और क्यू एस कितना है सी, ये बी प्लस सी, ये आ गया आपका पी एस, और ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सेकंड ऐसे देता हूं फिर, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड। अब हमें बी ए में किसको ऐड करना है, बी प्लस सी का मतलब पी एस, ए वेक्टर देखो ये रहा और पी एस वेक्टर ये रहा, तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, ए में ये बी प्लस सी ऐड हो जाएगा पी एस। नाउ इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ एस इक्वल्स टू ओ एस वेक्टर, ओ एस इक्वल्स टू ओ कौन सा लिया है, अरे ट्रायंगल का ले लिया ना, ओ पी एस इन ट्रायंगल ओ पी एस। क्योंकि ऐसा क्यों लिया बताता हूं, देखो ए वेक्टर ये रहा, हमें इसमें ए में किसको ऐड करना, बी प्लस सी आपका किसके इक्वल आएगा पी एस का, ए वेक्टर ये रहा और पी एस वेक्टर ये रहा, तो ए में ये ऐड होगा, इसका ये रहा, ये टेल है, इसका हेड हो गया, ये ऐड होगा तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ओ एस इक्वल्स टू इस ट्रायंगल में ओ एस इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एस, ओ पी प्लस पी एस, यही तो था ट्रायंगल, ओ एस इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एस। अब ओ पी की वैल्यू कितनी है ए,
OP की वैल्यू A प्लस PS वेक्टर एरा B प्लस C, ये हो गया B ब्रैकेट में लिख दिया, एक ही वेक्टर की वैल्यू है, और ये OS इक्वल्स टू, ये आपका फोर्थ इक्वेशन। अब ये कौन सा था वो, ये रहा फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। देखो OS के इक्वल A प्लस B प्लस C और OS के इक्वल ये A प्लस ब्रैकेट B प्लस C, इन दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो इसको थोड़ा मिटा के लिख दूं, आपके पास है ही नंबर फ्रॉम, ये तो सेकंड है, ये फोर्थ था, ये थर्ड दे रखा था, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। LHS क्या है, LHS दोनों के सेम है तो इसका RHS इसका RHS सेम होगा। A प्लस B ये ब्रैकेट प्लस C इक्वल्स टू, इधर क्या है A प्लस ब्रैकेट B प्लस C, यानी इसका ये RHS इसका RHS सेम हो गया। A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। इसका मतलब क्या निकला, तो जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आप करते हो तो उससे पहले उसके फॉर्मूलेज, उससे रिलेटेड आपको आना चाहिए। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से, आपके जैसे फिजिक्स हम पढ़ते हैं ना 10th में, आप जो साइंस पढ़ के आए हो उसकी तरह फिजिक्स नहीं है, थोड़ा सा आपको ब्रेन को भी यूटिलाइज करते रहना है, सिंपली रट नहीं लेना है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना है। एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे।